हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th चैप्टर एल्कोहल, फिनोल और ईथर स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आज के लेक्चर में हम एल्कोहल, फिनोल और ईथर का नामकरण और वर्गीकरण पढ़ेंगे। बच्चों, चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो सबसे पहले एल्कोहल, फिनोल और ईथर का सामान्य परिचय कि ये कैसे बनते हैं। तो बच्चों, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन तो निकाल दो और हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ दो, एल्कोहल बन जाएगा। तो देखो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब कि जिसमें कार्बन की सीधी श्रृंखला हो। तो देखो, एथेन मान लेते हैं, तो एथेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। इससे आप हाइड्रोजन तो निकाल दो, ये लो हाइड्रोजन निकाल दिया, और हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ दो। तो हाइड्रोक्सिल समूह का मतलब OH समूह है। तो देखो, हाइड्रोजन एक निकाल दिया तो ये CH2 हो गया और ये OH, तो ये एल्कोहल बन गया जिसे हम एथेनॉल कहते हैं, ठीक है। तो देखो, एक निकल रहा है और एक जुड़ रहा है, इसे प्रतिस्थापन कहते हैं। तो आप बोल सकते हो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा हो जाए तो एल्कोहल बनता है। अब बात करते हैं फिनोल की। तो बच्चों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि बेंजीन, तो बेंजीन एरोमेटिक होती है, ठीक है। तो बेंजीन से आप हाइड्रोजन निकाल दो, तो ये अपनी बेंजीन हो गई और ये इसका हाइड्रोजन शो कर दिया हमने। वैसे तो सभी जगह हाइड्रोजन होते हैं, तो ये हमें निकालना इसलिए शो कर दिया, ठीक है। तो ये है बेंजीन बच्चों। तो इससे आप हाइड्रोजन तो निकाल दो और हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ दो, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? फिनोल बन गया। अब बात करते हैं ईथर की। तो हाइड्रोकार्बन कैसा भी हो, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, आप हाइड्रोजन निकाल दो और एल्कोक्सी या फिर एरिलोक्सी समूह जोड़ दो। तो देखो, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो गया बच्चों, ठीक है। तो R की जगह एल्किल समूह अगर होगा तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, और अगर एरिल समूह होगा तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन लो चाहे, आपको क्या करना है बच्चों? हाइड्रोजन को तो निकालना है और जोड़ना क्या है? इस बार एल्कोक्सी या फिर एरिलोक्सी समूह जोड़ना है, ठीक है। तो H निकाल दो और ये OR जोड़ दो, तो आपके पास ये क्या बन गया? ये आपके पास ईथर बन गया। समझ गए बात को? तो यहां पर R की जगह एल्किल समूह भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है बच्चों? एरिल समूह भी हो सकता है, ठीक है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह हो जाए तो एल्कोहल बनता है। बेंजीन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह से हो जाए तो फिनोल बनता है। और एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, चाहे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्कोक्सी या फिर एरिलोक्सी समूह से हो जाए तो आपके पास ईथर बनता है, ठीक है बच्चों। अब हम एल्कोहल का वर्गीकरण स्टार्ट करेंगे। तो पहले वर्गीकरण पढ़ेंगे और उसके बाद नामकरण पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्कोहल के वर्गीकरण की। तो पहले एल्कोहल का वर्गीकरण, उसके बाद फिनोल का वर्गीकरण और ईथर का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो देखो, एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण। तो बच्चों, एल्कोहल को विस्तृत रूप से दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान से समझना आपको। तो देखो, एक तो हो गया एलिफेटिक एल्कोहल। क्या हो गया? एलिफेटिक एल्कोहल, एकदम सिंपल है। और एक हो गया एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल। तो देखो, एलिफेटिक एल्कोहल का मतलब कि जिसमें हाइड्रोकार्बन जो होना, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोकार्बन तो होगा, तो हाइड्रोकार्बन होना वो कैसा हो? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो, यानी कि इसका जो हाइड्रोकार्बन भाग हो, इस एल्कोहल का जो हाइड्रोकार्बन भाग हो वो कैसा हो बच्चों? एलिफेटिक। तो कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे एग्जांपल आप एथेनॉल का दे दो, ये लो CH3CH2OH, तो ये एथेनॉल है। कोई भी एग्जांपल दे दो जिसमें हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक होना चाहिए, ठीक है। ब्यूटेनॉल का दे दो,
तो बच्चों ये नामकरण की चिंता मत करना, ये नामकरण अभी हमने किया नहीं है। जब हम नामकरण कर लेंगे ना तब आप भी नाम लिखने लग जाओगे। तो इसका नाम है ब्यूटेन टूल। एक बार एग्जाम्पल के लिए आप याद रख लो, नामकरण तो हम वर्गीकरण के बाद नामकरण ही करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एलिफेटिक एल्कोहल हो गए। एरोमेटिक एल्कोहल का मतलब है कि इसमें हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक वलय होगी। कहने का मतलब सीधा सा याद रखोगे, इसमें कहीं ना कहीं बेंजीन लगी होगी, जैसे बेंजिल एल्कोहल हो गया। जैसे क्या हो गया बच्चों, बेंजिल एल्कोहल हो गया। तो ये जो रिंग लगी हुई है तो ये एरोमेटिक है कि नहीं है, बोलो, है ना। आगे बात समझ में कि कहीं ना कहीं बेंजीन लगी होगी तो वो एरोमेटिक होगा। या फिर ये एग्जांपल, तो ये भी बेंजीन एल्कोहल ही हो गया। आप इसके प्रतिस्थापी लगा दो, ये लो, ये लो। तो इसमें एक एरोमेटिक वलय उपस्थित होगी, जबकि इसमें हाइड्रोकार्बन पूरा का पूरा क्या होगा, एलिफेटिक होगा, सीधी श्रृंखला वाला होगा। ठीक है बच्चों, अब हम एल्कोहल का वर्गीकरण करेंगे OH समूहों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो OH समूहों की संख्या के आधार पर, की संख्या के आधार पर, तो बच्चों अगर किसी एल्कोहल में एक OH लगा हुआ है तो वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। अगर 2 OH लगे हुए हैं तो वो डाइहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। अगर 3 एल्कोहल लगे हुए हैं तो वो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। और 3 से भी ज्यादा लगे हुए हैं तो वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास ये है, इसमें कितने OH है, एक, तो ये कौन सा एल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक। एकदम सिंपल है। आ गई बात समझ में। अगर 2 OH लगे हुए हैं, जैसे ग्लाइकोल की बात कर ले हम, तो ये एथिलीन ग्लाइकोल होता है ना, क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल। वैसे नामकरण में और इनके नाम वगैरह लिखेंगे ना तो पूरा बताऊंगा इनके बारे में। तो ये एथिलीन ग्लाइकोल है, इसमें OH कितने हैं बच्चों, 2 हैं। तो ये क्या हो गया, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, अब ग्लिसरॉल ले लो। इसमें कितने OH लगे हुए हैं, ये ग्लिसरॉल है बच्चों, क्या है, ग्लिसरॉल। इसमें कितने OH लगे हुए हैं, 3। तो ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। एकदम सिंपल है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। आई कि नहीं बात समझ में। ठीक है, अब आप एल्डिटोल ले लो, ग्लूकोज से बनता है ना। तो ये एल्डिटोल है। तो इसमें देखो कितने OH है, 4, 5, 6 OH है। तो हम 3 से ज्यादा वाले को पोली बोलते हैं। तो ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। क्या हो गया बच्चों, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो OH समूहों की संख्या के आधार पर हम एल्कोहल को मोनो, डाई, ट्राई, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलों में विभाजित करते हैं। अब हम वर्गीकरण करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का वर्गीकरण। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो आधार बनाते हैं बच्चों संकरण को। किसको बनाते हैं, संकरण को। यानी कि एक तो हम वो एल्कोहल लेंगे जिनमें CsP3OH बॉन्ड होगा, यानी कि जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होगा वो sp3 संकृत होगा। और एक हम बच्चों वो लेते हैं जिसका आधार क्या होगा, CsP2OH, यानी कि जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है वह sp2 संकृत है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस आधार पर हम एल्कोहल के 3 पार्ट कर सकते हैं। एक तो एल्किल एल्कोहल, क्या बच्चों, एल्किल एल्कोहल, ध्यान से समझना है आपको। एक हम लिख सकते हैं एलिल एल्कोहल या फिर एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल।
और एक हम बोल सकते हैं बेंजिलिक एल्कोहल। बेंजिलिक एल्कोहल, ठीक है ना। अब देखो एल्किल एल्कोहल यानी कि इसमें OH किससे जुड़ा होता है, एल्किल समूह से जुड़ा होता है, तो ये तो सिंपल है। तो बच्चों इसके आधार पर 3 प्रकार के एल्कोहल होते हैं। एक तो होता है 1 डिग्री, यानी कि आप बोल सकते हो प्राथमिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बच्चों, प्राथमिक एल्कोहल। एक होता है 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब क्या हो गया, द्वितीयक एल्कोहल। क्या हो गया, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है बच्चों। और एक होता है 3 डिग्री एल्कोहल, यानी कि तृतीयक एल्कोहल। अब ये क्या होते हैं आपको समझने हैं। तो देखो 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब है कि इसमें OH समूह है प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। प्राथमिक कार्बन का मतलब समझते हो क्या। तो देखो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन क्या होते हैं, क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है, तो वो बताता हूं। जैसे मान लो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, ये मान लो बच्चों कोई हाइड्रोकार्बन है, ये मान लो हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है। जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होता है ना वो प्राथमिक होता है, तो ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होता है, ये 1 डिग्री है। जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है वो द्वितीयक, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से, तो ये 2 डिग्री। जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है ना तो वो तृतीयक, तो ये कार्बन तृतीयक हो गया क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन 1 से जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। और ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ तो ये चतुष्क कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन है। तो समझ गए ना कि 1 डिग्री कौन सा होता है, सिंपल है। जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होता है 1 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें देखो OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन बताओ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 से, तो ये कार्बन बच्चों 1 डिग्री है। द्वितीयक एल्कोहल का मतलब है कि OH द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा बच्चों, OH द्वितीयक कार्बन से। ये देख लो, ये देख लो। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से, यानी कि ये कार्बन द्वितीयक कार्बन है। 3 डिग्री एल्कोहल का मतलब OH जो होगा बच्चों वो तृतीयक कार्बन से जुड़ा होगा। तो अब आप देख के बताओ जरा, ये CH3 लगा रहा हूं, छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये 3 डिग्री कार्बन है कि नहीं, समझ गए ना। तो प्राथमिक एल्कोहल का मतलब OH प्राथमिक कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन से। द्वितीयक एल्कोहल का मतलब OH द्वितीय कार्बन से। तृतीयक एल्कोहल का मतलब OH तृतीय कार्बन से जुड़ा होता है। तो मैं ये एग्जांपल एक बार साफ कर रहा हूं क्योंकि हमें एलिलिक और बेंजिलिक भी पढ़ने हैं, तो आप ध्यान देवे। अब देखो बच्चों एलिलिक एल्कोहल की बात करते हैं तो इसमें बच्चों OH समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह है, किससे जुड़ा होता है, एलिलिक समूह से। किससे बच्चों, एलिलिक समूह से। एलिलिक समूह का मतलब देखो OH उस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन आगे जाकर के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, कि इस ग्रुप को बच्चों हम एलिलिक ग्रुप बोलते हैं। अब यहां पर हाइड्रोजन की जगह कोई प्रतिस्थापी हो सकते हैं तो वो कोई बात नहीं है, समझ गए ना, कि जिसमें sp3 संकरित कार्बन sp2 संकरित कार्बन यानी कि sp3 संकरित कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है ना तो उसे एलिलिक समूह बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो ये कार्बन तो sp3 है, हमें तो केवल इसी से तो मतलब है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसी से तो मतलब है। तो एलिलिक एल्कोहल में क्या कहोगे कि इसमें sp3 संकरित कार्बन होगा, उससे OH जुड़ा रहेगा, लेकिन वो sp3 संकरित कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से, यानी कि sp2 से। इसका एग्जांपल बच्चों ये भी तो हो सकता है, देख के बताओ जरा ये एग्जांपल, कि ये वाला कार्बन तो sp3 है कि नहीं है, बोलो। अब ये कार्बन इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, बोलो। आगे ना बात समझ में, तो ये भी एलिलिक एल्कोहल है, ठीक है। अब है बेंजिलिक एल्कोहल। तो बच्चों बेंजिलिक एल्कोहल में OH उस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन किससे जुड़ा हुआ हो, बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना। अब इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, यहां पर प्रतिस्थापी भी लगा सकते हो, तो वो भी बेंजिलिक एल्कोहल ही होगा। देखो यहां पर मान लो आपने प्रतिस्थापी लगा दिए तो ये भी बेंजिलिक एल्कोहल है, क्योंकि इस ग्रुप को बेंजिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजिल ग्रुप।
समझ गए ना। तो बेंजिलिक एल्कोहल का मतलब OH उस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन आगे बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन भी आगे बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है। तो आ गई क्या बात समझ में। तो ये एक मैटर समझ गए। अब दूसरा देखो बच्चों, CsP2 यानी कि इसमें OH जो है ना वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, तो एक तो अपना हो गया वाइनिल एल्कोहल जो कि स्थायी नहीं होता है, वाइनिल एल्कोहल जो आगे पढ़ेंगे हम कि इसमें OH डायरेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसमें OH डायरेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि आपको पता है कि sp2 का मतलब कार्बन अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो हम बोल देते हैं कि वो sp2 संकरित होता है। ठीक है ना, तो ये स्थायी नहीं होता बच्चों, इसमें चलावयवता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चलावयवता, अरेंजमेंट होता है एक, है ना, स्थानांतरण होता है। ये H यहां पर लग जाता है। तो एक बार अगर आपको याद रख सको तो ठीक है, वरना अभी ये समझ में नहीं आएगी। हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ते हैं ना तब करते हैं, या फिर आप इसको ऐसे अगर समझना चाहो तो देख लो भी, डबल बॉन्ड CHO और H। बच्चों ये वाला बॉन्ड यहां पर बनेगा तो H फ्री हो गया ना। इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करो, देखो 1 2, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 3, एक ये बॉन्ड 4, एक नया बन गया 5। कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, यानी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे। यहां पर आते ही बच्चों ये वाला H इससे जुड़ जाएगा। तो देखो CH2 से ये हो गया CH3, यहां पर डबल बॉन्ड की सिंगल, यहां पर डबल बॉन्ड की सिंगल की, यहां पर डबल। तो ये लो, समझ गए ना। तो ये वाइनिल एल्कोहल होता है। ठीक है, तो एक तो हो गया वाइनिल एल्कोहल, एक होता है बच्चों एरिल एल्कोहल। क्या होता है? एरिल एल्कोहल, जिसे आप फिनोल बोलते हो। क्या बोलते हो? फिनोल की। इसमें OH डायरेक्ट बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। आई कि नहीं आई बात समझे? आ गई ना। तो ये तो हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहलों के वर्गीकरण की। तो बच्चों अब डाईहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण करते हैं, तो ध्यान से समझना आपको। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल का नाम लिखते हैं ग्लाइकोल के हिसाब से। उनके लास्ट में क्या लगाते हैं बच्चों? ग्लाइकोल लगाते हैं। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। तो एक तो होता है CH2OH, CH2OH, तो इसे बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं बच्चों? एथिलीन ग्लाइकोल। ऐसे 3 कार्बन होना तो आप बोल सकते हो प्रोपिलीन ग्लाइकोल। ये लो, इसका नाम क्या हो गया? प्रोपिलीन ग्लाइकोल। अगर बच्चों OH फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर होना तब हम मैथिलीन के हिसाब से नाम लिखते हैं। जैसे मान लो 3 कार्बन में ये OH ऐसे आ जाए ना, सपोज करो अगर 3 कार्बन में ये OH ऐसे आ जाए तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? ग्लाइकोल तो है ये, लेकिन 1-2 पोजीशन पर नहीं है ना भाई। यहां पर 1-2 पोजीशन पर है, यहां पर भी 1-2 पोजीशन पर है कि नहीं है, यहां पर 1-3 पोजीशन है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे बच्चों? तो हम CH2 समूह को मैथिलीन बोलते हैं। तो कितने मैथिलीन है? 3। तो इसका नाम क्या हो गया? ट्राईमेथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपके पास ये आ गया, ये लो 5। इस बार मैथिलीन कितने लगे हुए? 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटामेथिलीन ग्लाइकोल। तो अगर OH फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर आता है तो हम मैथिलीन के अकॉर्डिंग नाम लिखते हैं बच्चों। किसके अकॉर्डिंग? मैथिलीन की। CH2 को हम अगर 2 वैलेंसी फ्री हो ना तो मैथिलीन बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की। किसकी बात करते हैं? ट्राईहाइड्रिक। तो ट्राईहाइड्रिक मैं आपको पहले ही बता चुका, वो एक एग्जांपल है तो याद रख लेना। इसे ग्लिसरॉल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? ग्लिसरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया एल्कोहल का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं फिनोल की। तो बच्चों फिनोल में तो कुछ खास वर्गीकरण होता ही नहीं है।
ठीक है ना। फिनोल का कोई खास वर्गीकरण नहीं होता है, कुछ एक नाम है तो वो आपको याद रखने हैं। IUPAC जब पद्धति चलेगी तब भी बताऊंगा। तो बच्चों ये होता है फिनोल, तो एक OH लगा हुआ है तो ये मोनोहाइड्रिक फिनोल हो गया। ये कैसा फिनोल हो गया? मोनोहाइड्रिक। सिंपल है, मोनोहाइड्रिक। अगर आप OH एक और लगा दोगे तो ये डाईहाइड्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डाईहाइड्रिक, जिसे आप कैटेकोल कहते हो। क्या कहते हो बच्चों? कैटेकोल। अगर यही OH 1,3 पोजीशन पर आ जाएगा ना, अभी हम IUPAC नाम नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना बच्चों। अगर 1,3 पर आ जाएगा तो इसे रिसोर्सिनोल कहते हैं। तो ये सामान्य नाम है, आपको याद रखनी है। इसे रिसोर्सिनोल कहते हैं। ये डाईहाइड्रिक है, ठीक है। भी दो OH लगे हो तो डाईहाइड्रिक, और ये मोनोहाइड्रिक। अगर यही OH बच्चों 1,4 स्थिति पर आ जाए तो इसे आप क्विनोल कहते हो, पैरा क्विनोल, क्योंकि पैरा पर OH लगा हुआ है एक दूसरे की पैरा स्थिति पर। अगर बच्चों 3 OH लगे हुए हो, सपोज करो अगर ऐसा हो बच्चों, ऐसा हो, तो देखो ये तो क्विनोल है ही है, इस OH को हाइड्रोक्सी बोल दो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी क्विनोल। और 3 OH लगे हुए हैं तो यह ट्राईहाइड्रिक हो गया ना। कैसा हो गया बच्चों? ट्राईहाइड्रिक। ऐसे ही मान लो 3 OH ऐसे लगे हुए हो, अगर 3 OH ऐसे लगे हुए हो तो यह भी ट्राईहाइड्रिक है, इसका नाम है पायरोगेलोल। इसका नाम क्या होता है? पायरोगेलोल। तो ये सामान्य नाम है बच्चों, तो ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। तो ये फिनोल का वर्गीकरण हो गया है। अब हम बात करते हैं इथर के वर्गीकरण की, तो आपको ध्यान से समझना है। इथर का वर्गीकरण तो वैसे ही 2 भागों में, एक तो एलिफेटिक इथर, क्या बच्चों? एलिफेटिक इथर, और एक हो जाएगा एरोमेटिक इथर। एलिफेटिक इथर का मतलब हाइड्रोकार्बन जो हो वो कैसा होगा बच्चों? इथर में जो हाइड्रोकार्बन भाग होगा वो कैसा होगा? एलिफेटिक होगा। कैसा होगा बच्चों? एलिफेटिक। तो कोई भी एग्जांपल दे सकते हो आप। एलिफेटिक का मतलब जानते हो ना कि सीधी कार्बन चयन होनी चाहिए। एरोमेटिक इथर का मतलब हाइड्रोकार्बन, क्योंकि आपको पता है कि इथर में दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन होते हैं ना इथर में। तो एक ही हो एरोमेटिक या फिर दोनों एरोमेटिक हो तो वो एरोमेटिक इथर ही होगा। जैसे एनिसोल मान लो बच्चों, जैसे ये है, ये इथर ही तो है, एनिसोल है ये। तो ये एरोमेटिक हो गया ना, क्योंकि बेंजीन लगते ही एरोमेटिक है, बेंजीन एरोमेटिक वाला होती है। फेनिटोल मान लो, तो ये फेनिटोल हो गया। तो नामकरण में ये सब कुछ करेंगे हम ना, चिंता मत करो आप। नामकरण करेंगे तो सब सारे नाम दोबारा आएंगे। फेनिटोल हो गया, या फिर डाईफेनिल ईथर मान लो, एक तरफ रिंग हो चाहे दोनों तरफ रिंग हो बच्चों, ठीक है ना, तो वो एरोमेटिक ही होगा। तो इथर का वर्गीकरण हम ऐसे कर सकते हैं, एक तो एलिफेटिक इथर हो गया और एक एरोमेटिक इथर हो गया। अब इथर को एक प्रकार से और वर्गीकृत कर सकते हैं, सममित इथर और असममित इथर। तो वो देखो, इथर होता है सममित इथर, एकदम सिंपल है। और ध्यान रखना बच्चों, आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना, तो वो लिख लेना सममित इथर। और एक क्या होता है? असममित इथर, एकदम सिंपल है। सममित इथर का मतलब ऑक्सीजन के ओर लगे, ऑक्सीजन के दोनों ओर लगे हाइड्रोकार्बन होंगे वो समान होंगे। जैसे मान लो ये CH3 है, ये CH3 है, तो दोनों सेम है ना, तो ये सममित इथर है, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये है, तो ये भी बच्चों क्या है? सममित इथर है, क्योंकि दोनों तरफ सेम लगे हुए। असममित इथर का मतलब दोनों सेम नहीं होंगे। जैसे आप एकदम सिंपल से सिंपल एग्जांपल ले लो चाहिए, तो या इधर ऑक्सीजन के एक तरफ एथिल समूह है और एक तरफ मैथिल समूह है, तो समान नहीं है, तो ये असममित हो गया। या फिर आप ये एग्जांपल ले लो, एक तरफ रिंग लगा दो, एक तरफ CH3 लगा दो, तो CH3 लगा दो, तो ये भी क्या है? असममित इथर है, ठीक है बच्चों। तो एल्कोहल, फिनोल और इथर का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है। अब हम नामकरण स्टार्ट करेंगे।
तो बच्चों एल्कोहल का नामकरण स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य सूत्र की। सामान्य सूत्र की तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O। तो बच्चों ये सामान्य सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हो, चाहे कोई भी क्रियात्मक समूह हो, कोई भी यौगिक हो। तो देखो एल्कोहल का बनाते हैं तो कोई एक एग्जांपल ले लो एल्कोहल का, चाहे कोई भी ले लो। जैसे हमने एथेनॉल लिया तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। इसमें कार्बन कितने हैं देखो, कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने हैं देखो 3 2 5 और 1 6, हाइड्रोजन है 6 और ऑक्सीजन मोनोहाइड्रिक है तो एक ही होगा, चाहे कोई भी एल्कोहल हो। ठीक है, और ये फॉर्मूला मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के लिए ही है। ठीक है बच्चों, अब देखो कार्बन की संख्या है 2। ठीक है, अब मैं n बराबर 2 अगर मानूं तो बच्चों 6 कितना हो जाएगा, तो 2n+2 को आप 6 कहोगे कि नहीं कहोगे। तो ये देख लो कि कार्बन n और हाइड्रोजन कितने हो गए 2n+2। तो रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हो। ठीक है बच्चों, एल्कोहल का जो अनुलग्न होता है, एल्कोहल का अनुलग्न जो होता है वो होता है ओल, और पूर्व लगन होता है हाइड्रोक्सी। पूर्व लगन होता है हाइड्रोक्सी, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, एल्कोहल के नामकरण की एक तो होती है सामान्य पत्ती। तो सामान्य पत्ती में एल्कोहल का नाम लिखते हैं एल्किल एल्कोहल के हिसाब से। किसके हिसाब से लिखते हैं, एल्किल एल्कोहल। ठीक है, एक होती है बच्चों कार्बिनोल पद्धति। कार्बिनोल पद्धति, तो कार्बिनोल बच्चों बोलते हैं एक कार्बन और OH को कार्बिनोल बोलते हैं, यानी कि ऐसा समझ लो ना कि मैथेनॉल को कार्बिनोल बोलते हैं। तो इसके तो एग्जांपल आपको यहीं पर बता देता हूं। देखो मैथेनॉल कार्बिनोल हो गया। अब अगर आपको इसका नाम लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, तो आपको पता है कि एक कार्बन और OH को तो आप कार्बिनोल कहोगे, तो ये फिर बाहर क्या हो गया प्रतिस्थापित, तो इसको बोल दोगे आप मैथिल, तो इसका नाम हो गया मैथिल कार्बिनोल। एकदम सिंपल है। ऐसे ही मान लो आपको इसका नाम लिखना हो तो आप इसको तो कार्बिनोल बोलोगे, तो ये डाइमेथिल कार्बिनोल हो गया। ऐसे ही मान लो आपको इसका नाम लिखना हो तो एक कार्बन और OH को तो आप कार्बिनोल बोलोगे, तो ये क्या हो गया ट्राइमेथिल कार्बिनोल। तो कार्बिनोल के बारे में इतना ही याद रख लेना, बस, ज्यादा याद रखने की इसके बारे में जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखो एक होती है IUPAC पद्धति, एल्कोहल के नामकरण की एक होती है IUPAC पद्धति। तो इसमें एल्कोहल का नामकरण करते हैं एल्केनोल के हिसाब से। किसके हिसाब से करते हैं बच्चों, एल्केनोल के हिसाब से। ठीक है, तो अब एक एक एग्जांपल करते हैं, अब ध्यान से समझना। पहले हम नाम लिखेंगे उसका सामान्य पद्धति के अनुसार और उसके बाद नाम लिखेंगे IUPAC पद्धति के अनुसार। तो देखिए बच्चों, तो मान लो सबसे पहले हमारे पास ये एग्जांपल है सामान्य एल्कोहल। तो CH3 को क्या बोलते हैं सामान्य पद्धति में, मैथिल और OH एल्कोहल। तो सामान्य पद्धति, ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, सामान्य नाम क्या होगा एल्किल एल्कोहल। क्या होगा बच्चों, एल्किल एल्कोहल होगा सामान्य नाम। और IUPAC क्या होगा, एल्केनोल होगा, एल्केनोल होगा। तो मैथिल एल्कोहल हो गया। अब IUPAC, तो एक कार्बन को आप क्या बोलते हो मैथ, एक कार्बन तो सिंगल बॉन्ड ही होगा, क्योंकि हम सिंगल डबल ट्रिपल कार्बन कार्बन के बीच में देखते हैं, तो यहां तो एक ही कार्बन है, तो ये हो गया बच्चों मैथेन। और एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है ओल, तो मैथेन प्लस ओल, ये क्या बन गया मैथेनॉल। एकदम सीधा है। ऐसे ही बच्चों हम इसका नाम लिखे CH3CH2OH। तो दो कार्बन, तो कौन सा एल्किल समूह है ये, एथिल एल्कोहल। तो एथिल समूह है ना,
एथिल एल्कोहल आयुपैक, तो एथेनॉल सीधा है कि दो कार्बन एथ सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में एथेन और एल्कोहल का ओल तो एथेनॉल। ऐसे ही बच्चों अगर हमारे पास 3 कार्बन हो तो 2 कार्बन से ज्यादा होते ही बच्चों अब इसके समावयवी बन सकते हैं। ये OH यहां पर भी लग सकता है, ये OH यहां पर भी लग सकता है। देखो 2 कार्बन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये OH चाहे यहां पर लगे चाहे यहां पर लगे, बात एक ही है। लेकिन अब यहां पर ये OH लग जाएगा ना तो इसका नाम अलग हो जाएगा, इसलिए 2 कार्बन से ज्यादा होते ही हम एल्किल समूह का भी नाम लिखते हैं। तो बच्चों 3 कार्बन का सीधा एल्किल समूह है, तो इससे पहले हम लगाएंगे N नॉर्मल, ठीक है, और प्रोपिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल, सिंपल है। आयुपैक तो ये 1 2 और ये 3, 2 कार्बन से ज्यादा काउंटिंग करनी है क्योंकि आइसोमर समावयवी बन जाते हैं। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन, 3 कार्बन है प्रोपेन और 1 पर एल्कोहल लगा हो तो प्रोपेन 1 ओल, ठीक है। ऐसे ही तो 3 कार्बन में ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना बच्चों कि अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर एक एक्स्ट्रा CH3 होना तो उसको आइसो समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो। तो ये सेकंड लास्ट कार्बन है क्योंकि 3 कार्बन में जो दूसरा कार्बन होता है वही तो सेकंड लास्ट होता है। तो आप इतना याद रख लो ना, सीधा याद रखो कि 3 कार्बन में बीच वाले कार्बन पर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह लगा होता है तो वो आइसो होता है। तो देख लो 3 कार्बन में बीच वाले कार्बन पर OH लगा हुआ है ना तो ये आइसोप्रोपिल हो गया। क्या हो गया बच्चों? आइसोप्रोपिल। तो ये क्या हो गया? आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? आइसोप्रोपिल। याद रख लोगे ना कि अगर 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला है तो उसे हम बोलेंगे एन प्रोपिल, और 3 कार्बन में बीच वाले कार्बन पर अगर कोई क्रियात्मक समूह है तो वो 3 कार्बन को बोलेंगे आइसोप्रोपिल। आयुपैक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप किधर से भी काउंट करो से। 3 कार्बन को क्या बोलोगे बच्चों? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और 2 पर क्या है? एल्कोहल, तो एल्कोहल का क्या लगाते हैं? ओल, तो प्रोपेन 2 ओल। अब बात करते हैं 4 कार्बन की बच्चों। तो अगर 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला है तो सीधी श्रृंखला है तो हम एन सामान्य क्या लिखेंगे? एन ब्यूटिल एल्कोहल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो, एन ब्यूटिल एल्कोहल। आयुपैक 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को हम लिखते हैं ब्यूटेन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। 4 कार्बन को तो लिखते हैं बच्चों, देखो 4 कार्बन को तो लिखते हैं ब्यूट। क्या लिखते हैं? ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे लिखेंगे ब्यूटेन, और 1 नंबर के कार्बन पर एल्कोहल है तो ब्यूटेन 1 ओल। तो एकदम सीधा साधा है, ठीक है। अब देखो 4 कार्बन में ऐसा भी हो सकता है, अब याद रखना मैंने बताया था कि सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर एक्स्ट्रा CH3 है तो वो आइसो है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो बच्चों ये सेकंड पर कार्बन ये CH3 लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, तो ये आइसो हो गया। तो ये हो गया आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है ना। अब इसका आयुपैक लिखेंगे तो देखो 2 पर मैथिल लगा हुआ है, प्रतिस्थापी लगा हुआ ना, तो 2 मैथिल। चैन में कार्बन कितने हैं? ये चैन हो गई, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और 1 पर क्या लगा हुआ है? ओल लगा हुआ है। ऐसे ही तो 4 कार्बन में ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो ये OH इस कार्बन पर लगा हुआ है और ये कार्बन देखो एक तो इससे जुड़ा हुआ है और एक इससे जुड़ा हुआ है। तो बताओ यह द्वितीयक कार्बन है कि नहीं है? अभी हमने पढ़ा है। तो बच्चों इसका नाम है द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या नाम है? द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल,
ठीक है ना। आयुपैक 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ठीक है। और 2 नंबर के कार्बन पर OH तो ब्यूटेन 2O, बोलो ठीक है। ऐसे ही बच्चों 4 कार्बन में ये भी बन सकता है, देखो CH3 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 और ये OH। तो जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो कार्बन देखो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो 3 डिग्री कार्बन है बच्चों। तो इसे आप बोल सकते हो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या बोल सकते हो बच्चों? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बोल सकते हो। और IUPAC लिखोगे तो देखो ये कार्बन की चेन होगी, मान लो तो 1 2 3, तो 2 पर मैथिल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 2 पर मैथिल। और प्रोपेन 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया और 2 हो गया, ठीक है। अब बच्चों 5 कार्बन की बात करें तो 5 कार्बन वाला एक तो ये सीधा हो सकता है, तो 5 कार्बन है सीधा है तो एन पेंटिल एल्कोहल, क्योंकि सीधी चेन के लिए हम एन प्रीफिक्स यूज करेंगे, पूर्व लग्न यूज करेंगे, एन पेंटिल एल्कोहल। आयुपैक तो 5 कार्बन को बोलोगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और 1 नंबर के कार्बन पर एल्कोहल है तो पेंटेन 1। एकदम सीधा सा है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों 5 कार्बन में ये 2 बनते हैं, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। एक तो ये द्वितीयक बनता है और एक ये द्वितीयक बनता है। तो इन दोनों में अंतर कैसे करें बच्चों? देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से, तो ये द्वितीयक पेंटिल है। क्या है बच्चों? द्वितीयक पेंटिल एल्कोहल है, ठीक है। अब इधर वाला देखते हैं, देखो ये कार्बन भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी द्वितीयक पेंटिल एल्कोहल है, द्वितीयक पेंटिल एल्कोहल, ठीक है ना। लेकिन दोनों में अंतर कैसे करें बच्चों? याद रखना ये वाला जो है ना ये कायरल कार्बन है। कैसे कि CH3 अलग, OH अलग, H अलग और इधर वाला ग्रुप अलग। तो अगर जिस कार्बन से जुड़े हुए चारों प्रतिस्थापी अलग अलग होना तो वो कायरल होता है, वो समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करता है। इसलिए बच्चों यह प्रकाशिक सक्रिय है, इसलिए इससे पहले हम ये लगाएंगे कि ये सक्रिय द्वितीयक पेंटिल एल्कोहल है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो ये दोनों सेम है कि नहीं है, यानी कि ये कार्बन कायरल नहीं है जबकि ये कार्बन कायरल है। अब इसका नाम लिखेंगे तो बच्चों 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे? पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और 1 2 3 4 5, तो 2 पर ओल है तो पेंटेन 2 ओल, जबकि यहां पर पेंटेन 3 ओल हो जाएगा। आप सीधा जानते हो पेंटेन 3 ओल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो और एग्जांपल करें तो देखो 5 कार्बन में अगर ये हो जाए तो सेकंड लास्ट कार्बन पर एक्स्ट्रा CH3 है तो ये आइसो पेंटिल एल्कोहल हो गया, ठीक है। अब आयुपैक में इसका बोल रहा हूं तो आप लिखना चाहो तो लिख लेना। देखो ये 4 कार्बन हो गए की चेन हो गई, तो देखो ये 1 कार्बन सेकंड और ये थर्ड, तो 3 पर मैथिल, देखो बोल रहा हूं ध्यान से सुन लेना, 3 मैथिल ब्यूटेन 1 ओल हो गया। अब बच्चों ये वाली बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है कि अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 एक्स्ट्रा हो तो आइसो, और 2 CH3 एक्स्ट्रा होना तो उसे नियो कहते हैं। क्या कहते हैं? नियो। तो इसका नाम है नियो पेंटिल एल्कोहल। क्या नाम है बच्चों? नियो पेंटिल एल्कोहल। और आयुपैक में इसका बोल रहा हूं, देखो ये हमने कार्बन चेन ले ली 1 2 3, तो 2 नंबर के कार्बन पर 2 मैथिल लगे हुए हैं ना, तो मैं बोल रहा हूं लिख लेना 2 2। अगर एक ही प्रतिस्थापी 2 बार आए तो हम लगाते हैं डाई, तो देखो 2 2 डाई मैथिल, चलो लिख दिया। उसके बाद चेन में कार्बन कितने हैं बच्चों? 3, तो प्रोपेन
और वन पर क्या लगा हुआ है बच्चों, ओल। ठीक है ना। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है, तो आप लिख लेना इनको। तो बच्चों अब देखो डाईहाइड्रिक एल्कोहलों का नामकरण। तो देखो CH2 और ये OH, तो इसे आप ग्लाइकोल बोलते हो, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, तो दो OH होते ही आप ग्लाइकोल बोलते हो, तो इसका नाम क्या होगा देखो। तो ये हमारे पास दो कार्बन हो गए, तो ये एथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है एथेन, और ये मान लो 1 और ये मान लो 2, किधर से भी काउंट करो चाहे। तो एथेन 1 2 डाइऑल, क्योंकि OH दो बार आ गए ना, तो कोई एक ही दो बार आ जाए तो हम डाई लगाते हैं और एल्कोहल का ओल लगाते हैं। ऐसे ही बच्चों मान लो इसका आपको नाम लिखना हो, तो ये प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, और नाम लिखोगे तो आप राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करोगे, क्योंकि OH को कम नंबर मिलना चाहिए। तो 3 कार्बन है चेन में, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो प्रोपेन, एल्कोहल OH 1 नंबर पर और 2 नंबर, तो प्रोपेन 1 2 डाइऑल। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मान लो आप ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल का नाम लिखोगे, तो ये है ट्राई मैथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है बच्चों, तो देखो किधर से भी काउंट करो चाहे। तो 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, एक तो 1 पर और एक 3 पर OH लगा हुआ है, तो 2 बार आ गया तो डाई। और ऐसे ही आप ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल यानी कि ग्लिसरॉल की बच्चों अगर बात करो, तो ये आपका ग्लिसरॉल हो जाएगा। CH2 नहीं, CH ही आएगा, और ये CH2OH, तो इसे बोलते हैं बच्चों ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। तो कार्बन कितने हैं, 3 है ना, तो 3 कार्बन को बोलते हो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, और देख लो आप 1 2 3 3 बार आ जाए ना, तो ट्राई और ओल। समझ गए। ऐसे ही मान लो साइक्लिक एल्कोहल का नाम लिखना हो आपको, तो ये है बच्चों, तो साइक्लोहेक्सिल, रिंग है ना, देखो 6 कार्बन तो हेक्सेन हो गया, लेकिन अगर आप सामान्य लिखोगे तो एल्किल एल को लिखोगे ना, तो ये हेक्सिल हो जाएगा। ठीक है, हेक्सिल जिसे बोलते हैं ना, हेक्सिल, और पहले रिंग है तो साइक्लो, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल एल्कोहल हो जाएगा। और आयुपैक लिखोगे तो बच्चों ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, और ओल, एल्कोहल का ओल लगाओ, तो ये तो सिंपल है। ठीक है ना। ऐसे ही मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ जाए, सपोज करो यहां पर CH3 लगा हुआ है और ये OH है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया। जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, तो बीटा पर लगा हुआ है मैथिल बच्चों। और 5 कार्बन की रिंग है तो साइक्लोपेंटिल, साइक्लोपेंटिल और एल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आयुपैक लिखोगे तो इसको आप 1 नंबर दोगे, इसको 2 दोगे, तो 2 पर लगा हुआ है मैथिल, प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखते हैं 2 मैथिल, और ये साइक्लोपेंटेन है बच्चों, साइक्लोपेंटेन 1 नोल लिखो या फिर साइक्लोपेंटेन नोल कर दो, एक ही बात है। आ गई बात समझ में। तो बच्चों ये हो गया एल्कोहल का नामकरण। अब हम बात करते हैं फिनोल के नामकरण की। फिनोल का नामकरण, फिनोल का नामकरण, तो बच्चों ये फिनोल जो है वो IUPAC नाम ही है। फिनोल जो है बच्चों वो क्या है, IUPAC नाम है। ठीक है, अब देखो अगर OH 2 लगे हुए हैं, ध्यान दे, अगर OH 2 लगे हुए हैं तो इसका सामान्य नाम होता है कैटेकोल।
क्या नाम होता है? कैटेकोल नाम होता है। अब आप इसका आयुपैक लिखे तो रिंग को तो बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चों? बेंजीन। तो ये 1 मान लो और ये 2, तो बेंजीन 1 2 सिंपल है एकदम। डाईओल, 2 बार एल्कोहल आ गया ना तो डाई लगा दिया। ऐसे ही आप रिसोर्सिनोल का आयुपैक नाम लिखोगे बच्चों, देखो 1 3 पोजीशन पर होता है ना तो उसे रिसोर्सिनोल कहते हैं। तो ये है रिसोर्सिनोल। और इसका आयुपैक लिखोगे तो देखो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? बेंजीन 1 3, 2 बार एल्कोहल है तो डाइओल हो जाएगा। ऐसे ही आप क्विनोल का लिखोगे, देखो यहां पर लिख रहा हूं। ऐसे ही अगर आप क्विनोल का लिखोगे तो ये है क्विनोल, सामान्य नाम तो क्विनोल है। और वैसे क्या हो जाएगा बच्चों? आयुपैक क्या हो जाएगा? तो रिंग को लिखोगे बेंजीन, और 1 पर और 4 पर 2 बार है तो डाइओल। ऐसे ही बच्चों आप क्रिसोल का लिखोगे, ध्यान से समझना, तो ये OH और ये CH3, तो इसे क्रिसोल बोलते हैं। अगर मैं मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे क्रिसोल बोलते हैं बच्चों। ऑर्थो पर जुड़ा हुआ है तो इसका नाम है ऑर्थोक्रिसोल। और आयुपैक बच्चों तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 2 पर मैथिल, और आप जानते ही हो इसको हम फिनोल बोलते हैं, तो 2 मैथिल फिनोल हो गया। ठीक है। ऐसे ही मेटाक्रिसोल, यहां पर CH3 लग जाएगा तो ये मेटाक्रिसोल हो जाएगा। और आयुपैक क्या हो जाएगा बच्चों? इस बार 3 मैथिल फिनोल हो जाएगा, तो आप लिख लेना। ऐसे ही पैराक्रिसोल हो जाएगा बच्चों। तो CH3 अगर पैरा पोजीशन पर तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पैराक्रिसोल। आ गई ना बात समझ में? तो ये हो जाएगा 4 मैथिल फिनोल, क्योंकि देखो 1 2 3 4 पर CH3 लगा हुआ है। ऐसे ही मान लो 3 OH लगे हुए हो, ट्राईहाइड्रिक फिनोल की अगर हम बात करें तो ये देखो 3 लगे हुए हैं, तो इसे बोलते हैं बच्चों पायरोगेलोल। क्या बोलते हैं? पायरोगेलोल। ठीक है। आयुपैक तो देखो बेंजीन 1 2 3 ट्राइओल, बेंजीन 1 2 3 ट्राइओल। ऐसे ही बच्चों अगर आप क्विनोल के, ध्यान दो, इसे आपने क्विनोल लिखा है, अभी लिखा है ना, देखो इसके यहां पर या फिर यहां कहीं पर भी क्विनोल के कहीं पर भी OH लगा दो तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी क्विनोल। क्या हो जाएगा बच्चों? हाइड्रोक्सी क्विनोल। और आयुपैक आप जानते हो, देखो 1 2 3 4, तो रिंग को तो बोलेंगे बेंजीन। अब एल्कोहल यानी कि OH कहां कहां लगा हुआ है? एक तो 1 पर, एक 2 पर और एक 4 पर लगा हुआ है, तो ट्राइओल। ठीक है। ऐसे मान लो हेलोजन भी लगा सकते हो आप, ये लो, ये लगा दिया तो ऑर्थोक्लोरोफिनोल। और आयुपैक लिखोगे तो बच्चों देखो सीधा बोल रहा हूं, आप लिख लेना 2 क्लोरोफिनोल। अगर ब्रोमीन लगा दोगे तो 2 ब्रोमोफिनोल, है ना, कुछ भी, जैसे मान लो आपने ये कर दिया है ये, तो 4 क्लोरोफिनोल हो जाएगा। ठीक है। या फिर पैरा क्लोरोफिनोल हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिनोल का नामकरण एकदम सिंपल है। अब हम बात करते हैं ईथर के नामकरण की, जो कि बहुत शानदार है। ध्यान से बच्चों आपको समझना है। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं ईथर का नामकरण। ईथर का नामकरण बच्चों, ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। ईथर का केवल हम क्या लगाते हैं? पूर्व लगन लगाते हैं, वो होता है बच्चों एल्कोक्सी। क्या लगाते हैं? एल्कोक्सी। अगर आप वलय के साथ ऑक्सीजन ले रहे हो तो एरिलॉक्सी भी होता है, तो ये हम आगे बात करेंगे कहां पर एरिलॉक्सी लगाते हैं, कहां पर एल्कोक्सी लगाते हैं। ठीक है। ईथर का जो सिंबल होता है वो होता है बच्चों ROR।
ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल या एरिल समूह जुड़े होंगे, पूर्व लगन एल्कोक्सी लगाएंगे। ठीक है, अब एक ये बात याद रखना बच्चों, एल्कोक्सी, ये बात रट्टी लो आप, एल्कोक्सी का मतलब कम कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये लो, ये बात याद कर लो जिससे कि इत्र का नामकरण आसान हो जाए। ठीक है ना, तो याद ही कर लेना इस बात को। तो ठीक है, तो इत्र आप जानते ही हो दो प्रकार के होते हैं, सममित इत्र और असममित इत्र। तो ये तो मैं वर्गीकरण में आपको करवा चुका हूं, अब डायरेक्ट नाम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे सिंपल एग्जांपल देखो, CH3O CH2 CH3। ठीक है, तो सामान्य नाम कैसे लिखते हैं पहले तो देख लो, सामान्य नाम। तो पहले मैं सामान्य नाम लिखूंगा और उसके बाद आयुपैक नाम लिखूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखो एक तरफ तो ऑक्सीजन के एक तरफ तो लगा हुआ है एथिल और एक तरफ लगा हुआ है मैथिल, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो एथिल का ई और मैथिल का एम, तो पहले ई आता है ना, तो बच्चों इसका नाम हो गया एथिल मैथिल, और बीच में ऑक्सीजन यानी कि इथर हो गया। अब आयुपैक नाम सीखिए, तो देखो ऑक्सीजन के एक तरफ दो कार्बन और एक तरफ एक कार्बन है, हमें कम कार्बन के साथ किसको लेना है, ऑक्सीजन को लेना है। तो ये लो, अब एक कार्बन को मैथ बोलते हैं और साथ में ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या हो गया बच्चों, मैथोक्सी हो गया। क्या हो गया, मैथोक्सी हो गया। आगे बात समझ में। और दो कार्बन है तो अब एल्केन, तो हम अपनी पेरेंट चेन तो ये हो गई ना, मुख्य श्रृंखला ये होगी ना, इसमें कितने कार्बन है, दो, दो कार्बन को बोलते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ये एथेन। तो एकदम सिंपल है। ऐसे ही बच्चों मान लो हमारे पास ये एग्जांपल आ गया है, तो सामान्य नाम लिखेंगे तो दो मैथिल है तो डाइमेथिल ईथर लिख देंगे, सामान्य नाम में तो कुछ नहीं करना आपको, डाइमेथिल ईथर। अब कम कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो कम कार्बन दोनों तरफ सेम है तो किसी को भी ले लो, तो एक कार्बन को मैथ और साथ में ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया बच्चों, मैथोक्सी, और एक ही कार्बन है तो इसका नाम हो गया मैथोक्सी मैथीन। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब मान लो आपके पास ये आ गया एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आ गया बच्चों, एक तरफ तो है प्रोपिल, और प्रोपिल भी कौन सा, सीधा सीधी चेन वाला, तो एन प्रोपिल, और एक तरफ है एथिल, तो पहले आएगा एथिल बच्चों, एथिल और एन प्रोपिल, क्योंकि प्रोपिल का मतलब पी बच्चों और एथिल का मतलब ई, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है ना, और ये हो गया इथर। अब बच्चों तीन कार्बन होते हैं, हम पेरेंट चेन को काउंट करेंगे। अब आपको ये तो पता है कि ऑक्सीजन के साथ कम कार्बन को लेना है, तो इसका मतलब इधर वाला पार्ट ऑक्सीजन के साथ जाएगा, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड और ये थर्ड, तो 1 पर लगा हुआ है बच्चों एथोक्सी, क्योंकि दो कार्बन और ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, एथोक्सी और प्रोपेन। ठीक है, ऐसे ही बच्चों मान लो ये एग्जाम्पल बन गया, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, ये एग्जाम्पल बन गया। तो बच्चों एक तरफ तो देखो, अब दो का तीन कार्बन में बीच वाले पर कुछ लगा हुआ तो आइसो हो जाता है ना, तो एथिल आइसोप्रोपिल ईथर, इसका सामान्य नाम क्या हो गया, एथिल आइसोप्रोपिल ईथर हो गया। अब आपको पता है कि कम कार्बन के साथ आपको किसको लेना है, ऑक्सीजन को, तो कम कार्बन ये रहे, और अब पेरेंट चेन को काउंट करना है, तो 1 2 3, तो 2 पर दो कार्बन और ऑक्सीजन, दो कार्बन को एथ और ऑक्सीजन के साथ एथोक्सी, तो 2 पर क्या हो गया बच्चों, एथोक्सी हो गया, तो 2 एथोक्सी प्रोपेन। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके। ऐसे ही बच्चों मान लो ये आ गया आपके पास, रिंग है, ओ है और ये CH3 है, तो आपको पता है मैथिल फेनिल ईथर लिख सकते हो, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक सामान्य नाम होता है बच्चों, जिसे एनिसोल कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि एक तरफ तो 6 कार्बन है, क्योंकि रिंग में 6 कार्बन और एक तरफ एक कार्बन है, तो एक कार्बन को ऑक्सीजन के साथ लेंगे, तो एक कार्बन यानी कि मैथ, तो ये क्या हो गया, मैथोक्सी, और रिंग को अगर आपको मुख्य श्रृंखला लेना है तो बेंजीन। ऐसे ही बच्चों मान लो आपके पास ये आ गया, ध्यान देंगे सभी बच्चे, तो इसे बोलते हैं फेनिटोल,
ठीक है, अब एक तरफ 6 कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन, तो ऑक्सीजन के साथ ये, तो इस बार एथोक्सी बेंजीन हो जाएगी बच्चों। ये क्या हो जाएगी? एथोक्सी बेंजीन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मान लो ये आ गया आपके पास एग्जांपल, CH3 CH CH3 O CH CH3 ये एग्जांपल आ गया। तो बच्चों ये दोनों, ये भी आइसोप्रोपिल है, ये भी आइसोप्रोपिल है, तो इसका नाम हो गया डाई आइसोप्रोपिल ईथर। अब इसका आयुपैक नाम क्या लिखिए बच्चों? तो दोनों चैन को काउंट कर लो, ये लो 1 2 3, ये भी सेम है 1 2 3। तो एक तो होगा प्रोपोक्सी और एक होगा प्रोपेन। तो बच्चों अगर मैं इस, देखो ध्यान दो, एक बार दोबारा से मैं बना रहा हूं इसको, है ना, देखो तो आपके पास ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो मान लो इसको मैं ऑक्सीजन के साथ ले रहा हूं, तो ये प्रोपोक्सी 2 पर लगा हुआ है, देखो 1 2 3, तो 2 पर लगा हुआ है। अब प्रोपोक्सी है या फिर 2 प्रोपोक्सी है, तो बच्चों ये जो है वो भी 2 नंबर के कार्बन तो लगा हुआ है, तो इसके 2 नंबर के कार्बन पर ये लगा हुआ है। ये बताओ केवल प्रोपोक्सी है या फिर 2 प्रोपोक्सी है बच्चों? तो ये 2 प्रोपोक्सी है। क्या है बच्चों? 2 प्रोपोक्सी और प्रोपेन। ये लो, सिंपल है ना। देखो ये मैं पेरेंट चेन मान रहा हूं, तो इसके 2 नंबर के कार्बन पर प्रोपोक्सी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्रोपोक्सी। अब प्रोपोक्सी में कौन से कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है? दूसरे नंबर पर तो मैंने लिख दिया कि 2 नंबर के कार्बन पर 2 प्रोपोक्सी लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ऐसे ही बच्चों मान लो ये एग्जांपल आ गए, सपोज करो ये आ गया, ये एग्जांपल आ गया। तो देखो एक तरफ 6 कार्बन और एक तरफ कितने हैं, देखो किधर से भी काउंट करो सेम बात है। एक तरफ 7 कार्बन है, तो कम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ लिखना है आपको। ठीक है, तो देखो अब ये जो वलय है ना वो प्रतिस्थापी बन गई है। क्या बन गई है? प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी के रूप में बेंजीन वलय को हम फेनिल लिखते हैं। तो बच्चों फेनिल प्लस ऑक्सीजन, तो इसे बोलते हैं फिनोक्सी। तो 4 पर क्या लगा हुआ है बच्चों? फिनोक्सी लगा हुआ है, और 7 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। ठीक है, तो सामान्य नाम की जरूरत नहीं है। आ गई बात समझ में? ठीक है, ऐसे ही बच्चों मान लो आपके पास ये हो जाए, आपको इसका नाम लिखना है। तो देखो एक तरफ तो लगा हुआ है मेथोक्सी इथर हो गया ना, एक तरफ लगा हुआ है हेलोजन, तो आप किसको प्राथमिकता दोगे? हेलोजन को देंगे, क्योंकि टेबल में इसकी रिएक्टिविटी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। तो 1 2 3 4, तो मेथोक्सी और क्लोरो में तो प्रतिस्थापियों का नाम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। क्लोरो का C और मेथोक्सी का M, तो C पहले आता है बच्चों, तो इसका नाम क्या हो गया? 2 क्लोरो। ठीक है, और 3 पर लगा हुआ है मेथोक्सी, मेथोक्सी और ब्यूटेन। ठीक है, तो ये लिख लो। तो बच्चों देखो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये आ गया CH3CH OCH3 और OCH3। ठीक है, तो देखो यहां पर इथर, ऊपर वाला भी इथर, नीचे वाला भी इथर। अब देख लो ना कि यहां पर 2 कार्बन है, तो पेरेंट चेन तो मुख्य श्रृंखला तो ये हो गई, और फिर ये दोनों क्या बन गए? मेथोक्सी बन गई। ये कार्बन फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, तो 1 1 1 1 डाई मेथोक्सी हो गया ये, और 2 कार्बन है तो एथेन। ठीक है बच्चों, अब देखो इपोक्सी ग्रुप लगा हुआ हो ना, मतलब चक्रीय इथर हो। क्या हो बच्चों? चक्रीय इथर हो, उसका नाम कैसे लिखते हैं? या फिर इपोक्सी ग्रुप लगा हुआ हो बच्चों, क्या लगा हुआ हो? इपोक्सी ग्रुप लगा हुआ हो, तो उसका नाम कैसे लिखते हैं? जैसे सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, तो देखो ये ऑक्सीजन है दोनों कार्बन के बीच में, तो ये चक्रीय 3 मेंबर्ड रिंग बन गई ना,
तो इसे बोलते हैं बच्चों इपोक्सी ग्रुप। तो सिंपल है, देखो 1, इस कार्बन को आप 1 नंबर दोगे, इसको 2 दोगे और इसको 3 दोगे, ठीक है। तो इपोक्सी ग्रुप लगा हुआ है 1 और 2 पोजीशन पर, तो 1 2 इपोक्सी, और चैन में कितने कार्बन है, 3 है, तो प्रोपेन हो गए। आ गई ना बात समझ में। ऐसे मान लो ऐसे हो जाए, केवल इसका नाम लिखना हो, केवल इसका नाम लिखना हो, तो इसका नाम क्या हो गया, इपोक्सी। 1 2 लगाओ तो लगा दो, ये लो 1 2 इपोक्सी और एथेन हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, 1 2 इपोक्सी एथेन हो गया। ऐसे ही बच्चों मान लो ये आपको लिखना हो, ये तो अब काउंटिंग किधर से करोगे बच्चों। तो आप बताइए क्रियाशीलता क्लोरीन की ज्यादा होती है कि ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो हम इसको 1 देंगे, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। अब देखो क्लोरो का C और इपोक्सी का E, पहले क्लोरो आता है तो प्रतिस्थापियों के नाम तो हम ABCD के हिसाब से लिखेंगे अल्फाबेटिकली। तो 4 पर लगा हुआ है बच्चों क्लोरो, सीधा सीधा याद रखो। और इपोक्सी आपको बताया कि 2 कार्बन पर लगा होगा, तो 1 2 इपोक्सी। अब डाई नहीं लिखना है क्योंकि इपोक्सी तो एक ही तो है, तो 1 2 जरूर लिखेंगे लेकिन डाई नहीं लिखेंगे। तो 4 पर क्लोरो, 1 2 पर इपोक्सी, और 4 कार्बन है ना चैन में, तो ये ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, तो ये नामकरण कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एल्कोहलिक, फिनोलिक और ईथर के क्रियात्मक समूह की संरचना पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।